हे गाइस व्हाट्स अप, दिस साइड इज प्रोफेसर चिराग फ्रॉम यस एकेडमी। और आज एक और पेपर डिस्कशन। अच्छा, दिस पेपर इज अबाउट कॉर्पोरेट फंडिंग। अच्छा, कॉर्पोरेट फंडिंग के पेपर में आप सब लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आपने जो मैराथन दिया था उससे बहुत अच्छा बैठा, काफी अच्छा डिस्कशन हो गया। अच्छा, जस्ट टू बी प्रिसाइज अबाउट, अपन ने जो मैराथन के अंदर चैप्टर्स कवर किए हैं उसमें से आप लोग को अराउंड 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आए, अराउंड 70 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैराथन से। सो अगेन इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर अस। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे अबाउट कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा आपने बताया था वैसा ही हुआ। मैंने बहुतों को रिप्लाई किया, कुछ से मिस आउट हो गया, तो आई एम वेरी सॉरी यार अगर इनकेस किसी को मैसेज ना कर पाया हूँ। दिल से थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने उसे इतना अप्रिशिएट किया और आपने कॉर्पोरेट फंडिंग के इस मैराथन को यूट्यूब पर हैशटैग ट्रेंडिंग 1 बनाया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम हमेशा रिकग्नाइज करें कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्योंकि आप लोगों ने अपना फेथ हम पे रखा। सो एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज, मैंने आप लोगों के लिए मैराथन बनाया था और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा पार्ट खत्म नहीं हुआ है। एक लास्ट स्टेप बचा है। बनता क्या है कि एक बार सर एक पेपर का डिस्कशन भी हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे। सो आई एम प्रीटी श्योर कि अब एकदम आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। बट बिफोर वी सी दिस वीडियो, प्लीज एक बात समझिएगा, आप फाइनल लेवल पे हैं। इस फाइनल लेवल के अंदर व्हाट आई टेल यू इज कि अच्छा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सारे ग्रुप लिखे हों, कुछ ग्रुप लिखे हों, तो मैं सबके लिए एक चीज़ कह रहा हूँ। फर्स्टली मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग का रिजल्ट फेवर में आए, आप सब लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करें। एंड मैं जितना भी बन पड़ेगा आगे भी आप लोगों के लिए करते रहूँगा। पर दोस्त, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि पेपर कैसा लिखना चाहिए था। और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो पेपर सॉल्व करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए था, मैंने उस पर्पस के लिए बनाया है। अच्छा, नाउ कमिंग नाउ टू द पेपर वॉज वेरी सिंपल। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम में इतना सिंपल पेपर फंडिंग का आएगा। दिस हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड सिंपलेस्ट पेपर्स दे कुड हैव एवर गिवन टू यू। दो अगेन इट इज अ बिग थैंक यू फॉर द थैंक्स फ्रॉम माई साइड टू ICSI कि उन लोगों ने आपको इतना बेहतरीन पेपर दिया है। एंड आगे भी उम्मीद करेंगे अपन सब लोगों के लिए पेपर इतना ही अच्छा चलेगा, चाहे पेपर का लेवल कितना भी हार्ड है। अब यहाँ से मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्त, हो सकता है उसके अंदर आपने कुछ ज़्यादा लिख दिया हो, कुछ कम लिख दिया हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं। ये सिर्फ अब एक ना आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि मेरे नोट्स में ये कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स जो भी रेफर किए हैं तो आपने कहाँ पे इसके आंसर्स को ढूंढना है, क्या लिखना था, बेसिक स्टार्ट कैसा होना चाहिए था, एंड कैसा होना चाहिए था। प्लस आप लोग फाइनल लेवल में, तो मैं ना बैठ के आपसे एक एक चीज़ इन डेप्थ डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज यू नो इट वेरी वेल हाउ टू राइट, क्योंकि आप फाइनल तक पहुँच गए। अगर एग्जीक्यूटिव का पेपर डिस्कशन आप देखोगे तो मैं हर आंसर में बताता हूँ कि इसको ऐसे इंट्रोडक्शन देना था, ऐसे बॉडी बनानी थी, ऐसे कंक्लूजन। इतना मैं आपके साथ नहीं करने वाला। यू आर वेल वर्स्ड एंड यू हैव ऑलरेडी रिटन द पेपर। तो अपन बस जल्दी 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 क्विक डिस्कशन करते हैं कि किस क्वेश्चन में आपने क्या प्रोविजन डालना था। मैं प्रोविजन बैठ के आपसे डिस्कस नहीं कर रहा वापस से। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, एक अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के लिए आप अपना पूरा एक पेपर उठा लीजिए आपके हाथ में और आराम से क्वेश्चन देखिए, मैं इसके सॉल्यूशंस बताता हूँ। अच्छा ना, आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देना, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बिल्कुल बनता है, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो ऑन पेपर सॉल्व ही करके दे देता हूँ, सो दैट आपके लिए एक बार रेफरेंस पर्पज के लिए आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमारा पार्ट है आज कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। 100 मार्क पेपर, पूरा का पूरा पेपर नोट्स में से था, कुछ भी नोट्स के बाहर में से नहीं था। अच्छा, इसके अंदर जो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे, एक। और सेकेंडली, जो क्वेश्चंस में मेरे को लगता है कि आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए था, मेरे को आपको सिखाना है, तो मैंने ना जेन्युइनली वो आंसर लिख दिया है आप लोगों के लिए। इफ यू कुड सी ऑन दिस पेपर, अगर आपको ऐसा दिख रहा हो यहाँ पे, तो मैंने इसको जेन्युइनली लिख दिया है। और ये चीज़ क्या करूँगा ना, जो आंसर्स मुझे चाहिए कि आप लोग आराम से बैठ के रीड करें और किस तरीके से आंसर को लिखना चाहिए था। और ये 1-2 क्वेश्चंस जो मॉड्यूल के बाहर आए थे, तो आई हैव रिटन द आंसर। ये आप मेरे क्या करेंगे, जैसे इस वीडियो के लिंक में देखेंगे, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन छोड़ रखा होगा वहाँ पे, आप बस वहाँ से जाइए लिंक में आराम से और इस आंसर को रीड करिए। दिस इज रिटन बाय मी, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू फ्यूचर पर्पस के रेफरेंस के लिए भी। ठीक है एकदम। चलिए मैं बताता रहूँगा कौन से लिंक मैंने डाल दिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन था आपके लेटर ऑफ क्रेडिट से, ये था चैप्टर 8 का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 ने आपके साथ क्या बोला, इसने आपसे पूछा अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब 1 साल के अंदर मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम पे कितना पैसा उधार के नाम पे मिल सकता है, ये आपको कैलकुलेट करना था। अच्छा, इसका है ना फॉर्मेट आपको दिया गया है। अगर आप चाहें, अगर आप लोग मेरे नोट्स नहीं रेफर करते तो पेज 2 to 5 के अंदर दिया गया है, नोट्स के 4th पेज पे है आपके इस चैप्टर में, जहाँ पे अपन ने इसके फॉर्मेट के ऊपर बात करी थी। अगर आप लोग मॉड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं, आप मॉड्यूल के हिसाब से भी देखें, मैं आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मॉड्यूल में ही बताता हुआ चलता हूँ।
अब देखिए इसको करना कैसे था। सवाल था कि भाई हमारा एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल परचेज पूरे साल का है 172.64, ठीक है। हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू परचेज कितना है 69.41 CR। तो मैं क्या चाहता हूं, आप सबसे पहले क्या लिख लो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो टोटल परचेज कितनी है अपनी 172.64 CR, ठीक है। परचेज अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है भाई। तो नीचे लिख दो भाई परचेज थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट 69.41 CR। थर्ड में डालो, अच्छा थर्ड में ना अपने को मंथली कंजम्पशन डालना होता है, पर दोस्त इसके अंदर मंथली कंजम्पशन कुछ दिया नहीं है, तो इसको डैश छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा देखो मंथली कंजम्पशन दिया भी होना तब भी जो फॉर्मूले से मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप विदाउट मंथली कंजम्पशन निकाले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आ जाए अब फोर्थ में इन लोगों ने क्या दिया। अच्छा देखो फोर्थ में इसने आपको दिया है लीड टाइम। मैं आपको बताता हूँ लीड टाइम क्या होता है, सब कुछ क्या होता है बता रहा हूँ। इन लोगों ने आपको दिया लीड टाइम, और क्या दिया है साथ में, ट्रांजिट टाइम, एंड यूसेंस पीरियड। अब देखो जब कभी भी अपन लीड टाइम की बात करते हैं ना, तो देखिए लीड टाइम का मतलब होता है जहां से लेटर ऑफ क्रेडिट का टाइम स्टार्ट हुआ, मतलब जहां से लेटर ऑफ क्रेडिट स्टार्ट हुआ और गुड्स आप तक शिप हो गए। लेटर ऑफ क्रेडिट जहां से आपको मिला और जहां से गुड्स शिप हो गए जहां तक, उसको बोलते हैं लीड टाइम। शिपमेंट से लेके डिलीवरी तक का टाइम, इसको बोलते हैं ट्रांजिट। नाम में ही दिख रहा है ट्रांजिट, यहां से वहां तक भेजना, दैट्स ट्रांजिट। एंड लास्ट है यूसेंस पीरियड, डिलीवरी से लेके कितने टाइम में आपने इस पेमेंट को एक्सेप्ट करके पे कर दिया, उसको बोलते हैं यूसेंस पीरियड। अच्छा मैं अगर एक बात कहूँ, लीड टाइम का मतलब था जहां से उधार लिया मैंने, गुड्स डिलीवर होने तक, शिपमेंट होने तक। ट्रांजिट टाइम का मतलब है शिपमेंट से डिलीवरी तक, और यूसेंस का मतलब है डिलीवरी से पेमेंट तक। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फोर्थ स्टेप के अंदर जो तुम लीड टाइम, ट्रांजिट टाइम या यूसेंस पीरियड है, इसको आप चाहो तो आप इसको परचेज साइकिल भी बुला सकते हो। अच्छा इसको क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख दिया, सिर्फ आपको बताने के लिए। ये होता है एंटायर परचेज साइकिल, ऑर्डर प्लेस करने से पेमेंट तक के बीच में तीन चीजें चलती है, लीड, ट्रांजिट एंड एंड में यूसेंस पीरियड। अच्छा इसी का फिफ्थ में अपन लोग क्या करते हैं ना, एक हेडिंग डाल देते हैं अबाउट टोटल टाइम। इसी का एंड में अपन हेडिंग डालते हैं अबाउट टोटल टाइम। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कभी भी क्वेश्चन है ना अपन यही फॉलो करना है। अब सर लीड टाइम कितना है, देखो आपके क्वेश्चन के अंदर सर लीड टाइम है दैट इज ऑर्डर प्लेसमेंट टू शिपमेंट 10 days, ठीक है। ट्रांजिट टाइम कितना है 20 days, एंड यूसेंस पीरियड मतलब 3 months। अच्छा अगर मैं ना, अब देखो अपने को ना इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना हमेशा सबसे अच्छा रहता है, मंथ्स में कन्वर्ट कर लो। तो अगर आप मंथ्स में कन्वर्ट करो 20 + 10 30 days हो गए, मतलब 1 month, एंड ये 3 months है। तो अगर अपन चाहें तो इसको आराम से 4 months लिख सकते हैं, ठीक है। दिस टर्न्स आउट टू बी मच सिंपलर पार्ट, ठीक है। तो सर हमारी टोटल परचेज है 172.64 की, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी बात है लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आपने 69.41 CR का परचेज किया है। हमारा टोटल टाइम है 4 months, हमारा टोटल टाइम है 4 months। अच्छा देखिए यहां तक की डिटेल्स आपको वहां दी गई है। अब आपको क्या करना होता है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ परचेज साइकिल्स। नंबर ऑफ परचेज साइकिल्स मतलब अपन एक साल में कितनी बार ऐसे परचेज साइकिल कर सकते हैं। सर एक साल में महीने होते हैं 12, ठीक है। मेरी एक परचेज साइकिल को खत्म होने में लगते हैं 4 महीने, तो सर 12 months डिवाइड बाय 4 months, मतलब मैं साल में 3 बार ऐसे ऑर्डर कर सकता हूं। समझ में आया क्या? नंबर ऑफ साइकिल कितनी सर 3 हो सकती है, क्योंकि एक साइकिल 4 महीने चलती है, तो ऐसे 3 साइकिल चला पाऊंगा तभी साल। सर अगर यहाँ पे 3 months आता तो मैं 12 months डिवाइड बाय 3 करता, तो आप 4 महीने। यहाँ पे 2 month आता तो मैं 12 डिवाइड बाय 2 करता, मतलब 6 महीने। तो जो भी आप बोल लेना बस वैसे ही चलता रहेगा। ये आ गई आपकी नंबर ऑफ साइकिल्स। सर अपन ने नंबर ऑफ साइकिल्स निकाला क्यों? देखो परचेज थ्रू एलओसी निकल गया 69.41, और आपके सामने आ गई नंबर ऑफ साइकिल्स, आप कितनी निकाल सकते हो सब बता रहा हूँ 2 मिनट। अब बस आ गया है एंड का लिमिट ऑफ क्रेडिट, तो 7th है एलसी लिमिट।
अब देखो एलसी लिमिट में आप प्रैक्टिकली क्या करते हो ना, अपनी जो भी एनुअल परचेस है थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल कर देते हो. क्या फॉर्मूला है? एनुअल परचेस थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स. अब आपको चाहिए ना तो उसको याद रखने का एक और तरीका बता देता हूँ. एनुअल परचेज मतलब थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट इज 2 and 6, तो आपको बस याद रखने के लिए चाहिए 2 डिवाइड बाय 6. अगर फॉर्मेट भी याद रखें ना 2 डिवाइड बाय 6 करना है आपको. अच्छा, एनुअल परचेज थ्रू एलसी कितना है? 69.41 CR. और नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं? 3 है ना, चलेगा. अच्छा, आप इसका आंसर निकालोगे ना तो इसका आंसर आएगा 23.13 CR. This is the limit of credit for the financial year 1920. This is the limit of credit for the financial year 20. Sorry, कौन सा ईयर है भाई इसमें? 1920 दिया है क्या इन लोगों ने? हाँ जी, 1920. कितना है? 23.13 CR. खत्म. आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को एकदम क्लियर होगा दोस्त. ठीक है, आराम से वीडियो को अगर आपको स्लो करके देखना है वापस से देख सकते हैं. दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर योर फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? आपका टंडन कमेटी का रिकमेंडेशन है. चलो सेकंड क्वेश्चन बता दो हमको जल्दी से. पेपर में क्वेश्चन निकालो दोस्त. अब दोस्त देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है. एंड आई डू वन थिंग, मैं पेपर का भी आपके ना पीडीएफ मैंने मेरे लिंक में दे रखी है, तो आप पेपर भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हो. आपको कोई अलग मेहनत करने की कोई खासी जरूरत नहीं है. ठीक है भाई. अब इसमें इसने बोला फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. अच्छा, इसने क्या बोला? एमपीबीपी, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. अच्छा याद रखना, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस किसने दिया था? टंडन कमेटी का रिकमेंडेशन है. अच्छा, अब देखो टंडन कमेटी ने क्या किया था, आपको 3 रिकमेंडेशंस दिए थे भाई. उसने क्या बोला? इन तीनों के हिसाब से एक बैंक को कैलकुलेट करना है, और इसमें से जहां पे भी हाईएस्ट अमाउंट आए ना, इसमें पे जहां पे भी हाईएस्ट अमाउंट आए ना वहां पे लोन देगी बैंक आपको. पहला रिकमेंडेशन क्या था? आप क्या करो, 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब वर्किंग कैपिटल गैप 75%. नेक्स्ट सेकेंड मेथड में उसने क्या बोला? 75% ऑफ करंट एसेट और उसमें से माइनस कर देना करंट लाइबिलिटी. तीसरा उसने क्या मेथड दिया? 75% ऑफ 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट, और इसमें से माइनस कर देना करंट लाइबिलिटी. ये 3 मेथड्स पे उसने आपको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरिंग निकालने के लिए बोला है. अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अपने को कौन सा मेथड फॉलो करना है? देखो उसने क्या लिखा है, रिकमेंडेशन यूजिंग द नॉर्म ऑफ करंट रेशियो ऑफ 1.33. तो 1.33 वाला रेशियो जो आता है वो है आपके टंडन कमेटी का सेकेंड रिकमेंडेशन. मतलब इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना था. खत्म. इसी बात का नंबर था इस सवाल में. सर अब इसको सॉल्व कैसे करना था? आपने पहले टोटल ऑफ करंट एसेट्स निकालनी है. अच्छा, बैलेंस शीट में ना उन लोगों ने आपको बेचारों ने बहुत ईमानदारी से सारी करंट एसेट्स ही दी है. सो आपने रॉ मटेरियल का टोटल निकालना है, वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल निकालना है, फिनिश गुड्स का टोटल निकालना है, रिसीवेबल्स का टोटल निकालना है, एंड अदर करंट एसेट्स. अगर आप इनका टोटल निकालेंगे तो इट्स 380, 40, 180, 110 एंड 30. मैंने इनका टोटल ऑलरेडी निकाल दिया है. इन सब का टोटल मिला के आएगा 740. ठीक है. करंट लाइबिलिटीज का टोटल क्या है? 300. टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज में होते हैं क्रेडिटर फॉर परचेज एंड अदर सीएल.
कितना है 200 and 100. तो these are your current assets, these are your current liabilities. बहुत ही छाड़. अब आपको क्या करना था सर? Using 1.33 norm as per Tandon committee, it prescribed 75% of current asset minus current liability. Now 75% of what? 740 minus current liability कितना था ये डाल देते हैं minus 300. ठीक है, इसका कैलकुलेशन आया था, मैंने इसका कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है क्या? चलो एक मिनट निकाल देते हैं इसका कैलकुलेशन यहीं पे. $740 into 75, so it came 555 minus 300, so that should be, मतलब मुझे पता है 250 आएगा, but I check, it's 255 lakh as the maximal permissible bank finance. That should be your answer for this, and we're done with both the practical questions जो आपके सामने आए थे, और ये आपको 10 नंबर देखेगा. I think we hardly took 10 minutes to do both the questions. I know आपने जब एग्जाम में किया होगा थोड़ा दिमाग लगा होगा, प्रेशर आता है, but I don't think for such good questions आपको 15 मिनट से ज़्यादा लगे होंगे, और थोड़ा सा लग भी गया तो कोई बात नहीं. इट्स द प्रोफेशनल पेपर, तो थोड़ा सा हैवी जाता है. अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 2019 रिकमेंडेशन, एंड एक्चुअली आपके मॉड्यूल में था नहीं, सो दिस वॉज क्वाइट अ सरप्राइजिंग पार्ट. यहाँ पे ये सी वाला क्वेश्चन, इस एक्चुअली ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है, बट इस नाम से आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था. तो इन लोगों ने दिया, एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग ऑन इनोवेटर्स लिस्टिंग ग्रोथ प्लेटफॉर्म. ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो आप जिसको आज इनोवेटर्स लिस्टिंग ग्रोथ प्लेटफॉर्म बोलते हो, वो एक्चुअली है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, ये मैंने ना आपके साथ क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट कोई भी कंपनी जो टेक्नोलॉजी में डील करती है, आईपीआर राइट्स में डील करती है, बायोफ्यूल में डील करती है, इन सबको यहाँ पे लिस्टिंग करने की परमिशन होती है एज इनोवेटर्स लिस्टिंग ग्रोथ प्लेटफॉर्म. रेगुलेशन 283 ऑफ, अगर आप सभी देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा. इन आइदर केसेस, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि सर ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं समझा, कैसा हो रहा था, क्या हो रहा था, तो मैंने इसी के ऊपर आप लोगों के लिए एक हैंड रिटन आंसर तैयार कर दिया है, एंड दिस विल बी अपलोडेड इन द लिंक, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं. तो क्वेश्चन सी जो है, ये जो 5 नंबर का था, ये अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे, मैंने इसका पूरा आंसर लिखा है, एवरीथिंग व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस आंसर. मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट रिटन दिस आंसर, एंड जिनने लिखा है वेरी गुड यार, एटलीस्ट यू ट्राइड. तो ये 3 क्वेश्चंस जो आपके थे, यहाँ पे बस ये एक ही क्वेश्चन था जो मेन थोड़ा सा टर्न अराउंड था, बाकी ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको. अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन 2 के ऊपर. ठीक है, क्वेश्चन 2 से इन लोगों ने आपको क्वेश्चन दिया है. सबसे पहला, Shaura Limited, a company dealing with glass molding and peripherals, has plans to go public and raise 1000 CR. ठीक है भाई, तो अब ये एक IPO लाना चाह रहे हैं. ठीक है भाई, so they appointed a CFO, financial service as their lead manager, and the company's director have no knowledge of the rules and regulations with the lead manager that 40% of the shares are to be allotted to public. ठीक है, इन लोगों ने क्या कह दिया, 40% of the shares are to be allotted to public, 40 to QIBs, 10% to high net individual clients, and balance to be taken by underwriter. आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, प्लीज इनको रेगुलेशन 40 एंड 136 ऑफ अंडरराइटिंग समझाओ. रेगुलेशन 40 एंड 136 ऑफ अंडरराइटिंग आपको चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी देख लेना. मैंने उस टाइम भी आपको बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरराइटर्स के ऊपर है. इतना छोटा सा क्वेश्चन था और आपके लिए स्ट्रेट अवे 5 नंबर लेके आया, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता था. ठीक है, अच्छा सर क्या हुआ करते थे, अगर आपको याद हो तो ना, मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन, क्या बताना है इसको, अंडरराइटर के लिए बताना है.
ठीक है। अब कुल मिला के इसमें क्या था, आपको एक सिंडिकेट मेंबर, एक मैनेजर को अपना अंडरराइटर की तरह अपॉइंट करना था। आपको इनको बताना था कि भाई आप लोगों को है ना प्री डिटरमाइंड प्राइस और क्वांटम डिसाइड करना है कितना अंडरराइटिंग हो सकती है, और आपको उनको बताना था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, उसी के बाद आप लोगों को बाकी का चीज़ अंडरराइट करना है। अंडरराइटर ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया तो लीड मैनेजर को अपना ऑब्लिगेशन बीच में आना पड़ेगा और लीड मैनेजर ये ऑब्लिगेशन पूरे करेगा। ये था आपका रेगुलेशन 40 एंड 136। सर क्या ये चीज़ नोट्स में थी? भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चीज़ नोट्स में ना हो? ये गए आपके चैप्टर 1 ना, आई थिंक ये मेरे मैराथन के नोट्स में भी होगा। इट्स ऑन, जस्ट अ सेकेंड ना, सॉरी मैं गलती से 12th चैप्टर खोल दिया। इट्स ऑन योर 12th चैप्टर। हाँ सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा था ना आपने? नहीं यार, यार मैं आई थिंक मैंने आपको गलत पेज ओपन कर दिया है। एक सेकेंड है यार। जस्ट सेकेंड। इट्स, अगर आप मॉड्यूल में देखेंगे तो इट्स ऑन पेज 14, और मैंने इसका एक्चुअली मेरे नोट्स का पेज नंबर नहीं लिखा, दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग अ बिट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड दिस आउट। ये रहा, आ गया भाई। ये मैंने आपके मैराथन के नोट्स में भी डाला था, रेगुलेशन 40 136, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये देखिए, आपको ना अगर मान लीजिए कि अंडरराइट करवाना है तो एक लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर चाहिए। 75% ऑफ द नेट ऑफर शुड बी टू द पब्लिक, वो भी किसको? QIBs को होना चाहिए, और इसको अंडरराइट नहीं करना है। इशूअर को प्रोस्पेक्टस फाइल करते हुए अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के साथ फाइल करना है कि भाई लीड मैनेजर सिंडिकेट मेंबर कितने चीज़ें अंडरराइट करेगा। सिंडिकेट मेंबर अगर फेल कर जाता है तो लीड मैनेजर की जिम्मेदारी अंडरराइटिंग करने की। इन लोगों को कभी भी सब्सक्राइब नहीं करना, खाली और सारी अपने अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन तक का ही परमिशन है इनको लेने का, और सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे। हर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में इन लोग को मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा। और लास्ट में, where the issue is required to be underwritten, underwriting obligation should lead to the extent if minimum subscription is not there। तो minimum subscription के बाद underwriting की कोई बात होगी। एकदम सही है, मतलब कुल मिला के मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहुंचाना है, दैट्स द टारगेट ऑफ अंडरराइटिंग। बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था, सो इट गेव यू 5 मार्क्स डायरेक्टली। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए जेन्युइनली एक वॉकिंग गिफ्ट था, मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा इसको, आपको इसका आंसर डायरेक्ट मेरे नोट्स के 12.3 पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर सेबी रेगुलेशन एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। ये लीजिए, ये पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है दोस्त। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था, आपको बताना था सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, और साथ में आपने बता देनी थी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। खत्म, बस ये आपकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, 5 नंबर आपकी जेब में। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी अगेन पूरा का पूरा डायरेक्ट था, आपको चाहिए तो आप कहाँ जा सकते हैं? चैप्टर 6 पे आ जाए मेरे, डेट फंडिंग। भाई पहले पेज पे ना ये दिया हुआ है, पहले पेज पे सम इंपॉर्टेंट मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, और क्वेश्चन देख लो, डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स टू डेवलप अ वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड इन द मार्केट। ये मैंने सारा डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग कर दी, रिपोजिटरीज क्रिएट कर दी, ये देखिए इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी, पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट लेके आ गए, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर लाया। याद है इस पर अपनी सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई थी, ISIN क्या होता है? अच्छा जो लोग वीडियो में देख रहे हो, जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है, ISIN एक नंबर होता है, जब कभी भी आप अपनी कंपनी को लिस्ट करा देते हैं तो एंड में आपको एक नंबर मिलता है जिससे आपकी सिक्योरिटी डिफरेंटली आइडेंटिफाई की जाती है, दैट इज योर इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द डेट सिक्योरिटीज। ट्राई पार्टी रेपो ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज इन लोगों ने की, आपने बनाई। सर ये क्या होता है ट्राई पार्टी रेपो ट्रेडिंग?
अच्छा, रेपो ट्रेडिंग का मतलब होता है ना कि आप जब पैसा बोरो करते हैं, पैसा बोरो करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, इसको रेपो ट्रेडिंग कहते हैं। यही रेपो ट्रेडिंग जब कोई बीच में आके थर्ड पार्टी करवाती है, इसको ट्राई पार्टी रेपो ट्रेडिंग बोलते हैं, जो आपसे डिसाइड कराती है कि पैसा किन टर्म्स पे दोगे, क्या सिक्योरिटी लोगे, कैसे सिक्योरिटी एनफोर्स करेंगे, इसीलिए इसको ट्राई पार्टी रेपो ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड मल्टीपल चीज़ें बाकी बताइए जो मेजर्स हैं। तो अगेन बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पेज का क्वेश्चन था, मतलब चैप्टर 6 का, इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता आपको। इसके बाद देखेंगे आप लोग, इट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंक्शन बिटवीन 2A का ऑल्टरनेट भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलो अपन 2A का ऑल्टरनेट डिस्कस कर लें। अच्छा, क्वेश्चन 2A के ऑल्टरनेट में क्या था, डिस्टिंक्शंस बिटवीन दिए थे। इतने टाइम पास डिस्टिंक्शंस दिए ना तुमको। अच्छा, टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्शंस बिटवीन, पहला दिया है बिल्स फाइनेंस। आपको पता है बिल्स फाइनेंस का मतलब क्या होता है? आप लोगों के कोई बिल्स हैं जिनको आपने डिस्काउंट करवा दिया, इसको आपको बिल फाइनेंस की तरीके से बताना था। और दूसरा क्या था, प्रोजेक्ट फाइनेंस। इसी के अंदर प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता था, सर आपके किसी प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पस पे अगर कोई आपको फाइनेंस करता है उसे प्रोजेक्ट फाइनेंस कहते हैं। बिल्स फाइनेंस यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। सर ये कहाँ पे दिया हुआ था आपके नोट्स में? आप डायरेक्ट जाएं मेरे चैप्टर 7 के नोट्स पे, इसके पेज नंबर 7.4 पे चले जाइए। ये आपके लिए एकदम एक वेलकम गिफ्ट था यार। ये रहा आपका बिल्स फाइनेंस is a short term and liquidating finance in nature. Bills can be classified as demand and usance bill. Demand bill purchase and usance bills are discounted by the bank. तो मैंने आपको बताया था आपको बिल डिस्काउंटिंग के बारे में लिखना था। इसी में लिखा है देखो, बैंक्स टेक इनटू कंसिडरेशन द वर्दीनेस ऑफ द बोरोअर बट आल्सो ऑफ द ड्रॉई। ठीक है, इसके साथ आप 7.5 में आएंगे, मैंने एज इट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस दे रखा है। इज द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। यूजुअली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स नोन एज स्पॉन्सर्स। तो आपको बताना था वहां पे शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पे स्पॉन्सर्स की बात होती है, वहां पे डिमांड बिल्स और यूसेंस बिल्स की बात होती है। आपको यहाँ पे बताना था कि भाई यहाँ पे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आपकी क्रेडिट वर्दिनेस देखता है और किसी की नहीं, जबकि वहां पे वो दोनों की क्रेडिट वर्दिनेस देखता है। इसको यूजुअली पैसा देने के लिए एक स्पेशल पर्पस एंटिटी क्रिएट की जाती है हर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये थोड़ा ज्यादा सेफ होता है एज कम्पेयर टू बिल डिस्काउंट, जहां पे डायरेक्ट लाइबिलिटी आपकी आती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा था ये प्लीज मेरे नोट्स के 7.4 और 7.5 को रेफर कर लीजिएगा प्लीज। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अच्छा ना, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर है ना प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है ना, आंसर कैसे लिखना था हमको समझ में नहीं आया। तो मैंने ना इसके 11 पॉइंट्स निकाल के ऑफिस में दे दिए गए, ये भी आपके लिंक पे मैंने शेयर कर दिया है। सो ये जो बी वाला क्वेश्चन है ना, मेरे को चाहिए था कि आप इसका आंसर कैसा एक्सपेक्ट किया गया था आपसे, इसे कैसे लिखो, तो मैंने ना उनको लिख के दे दिया है। तो आप प्लीज इस लिंक में देखिएगा, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर एक कंप्लीट रिटर्न आंसर मिलेगा। ठीक है, so private placement and preferential allotment is in the bio. चलते हैं आगे। थर्ड, कमर्शियल पेपर एंड इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, अगेन अ कंप्लीट डायरेक्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको मतलब इसके अंदर ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए था नहीं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 10 ऑफ आवर बुक, तो प्लीज इसको आप देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक इसमें मस्ट डिस्कशन करना है अपन ने। वील गो डायरेक्टली टू क्वेश्चन 3, जहां आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ आई है। बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये क्वेश्चन प्लीज एक बार देखिएगा। पहली बात, ये एमसीक्यू क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था। आधे लोग कह रहे थे सर पता नहीं प्रैक्टिकली पूछ रहे थे, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं था इसके अंदर। इट सेज अ कंपनी मेंटेनिंग पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया रेज्ड 11,000 करोड़। अब प्लीज बात समझना, कोई एक कंपनी है, देखो ये मेरा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप भी एक रफ पेपर हमेशा अपने साथ रखा करो। एक है ना, पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया करो खुद से ही कि मतलब व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, देन इट्स वेरी सिंपल टू राइट द आंसर। तो भाई एक कंपनी है, क्या काम करती है भाई, पावर प्रोजेक्ट्स करती है। उसने कितना पैसा रेज किया है, 11,000 रेज किया है फ्रॉम मार्केट विद एन इशू प्राइस ऑफ, भाई कंपनी ने इशू प्राइस रखी अपने शेयर्स की 450। बहुत ही बढ़िया भाई, अच्छी बात है, सही जा रहे हो। एंटिसिपेटिंग अ ह्यूज रिटर्न्स ऑन द शेयर प्राइस, द इशू वाज सब्सक्राइब्ड 27.5 टाइम्स, मतलब ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ, 27.5 टाइम्स। बहुत ही बढ़िया यार। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड अ ह्यूज रिस्पॉन्स रिसीव टू कंपनीज आईपीओ, बट द कंपनी एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग ओनली ओन्ड अ लैंड विद 6 पावर प्रोजेक्ट्स। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ये क्वेश्चन है ना, ये एग्जैक्टली एक रियल लाइफ केस है रिलायंस के, RNRL।
RNRL ने खुद को 2000 मेरे हिसाब से 11 या 12 में लिस्ट कर दिया था, जबकि उनके पास एक लैंड थी और उसने कहा था रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड आगे चल के काम करेगा। तो RNRL का जब IPO आया था ना, तो बहुत भीड़ आई थी उसके ऊपर, बहुत भीड़ आई थी, बट उसका शेयर टूट गया था क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहे थे। यही इस क्वेश्चन में हुआ। लिस्टिंग ओनली ओन्ड अ लैंड फॉर इट्स 6 पावर प्रोजेक्ट्स, तो मतलब अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया था, करेंगे, ये बात हुई थी। which were to be developed for generation of electricity, and there was no revenue income at the time of listing. On 15th February 2008, the company listed its shares, but due to stock market meltdown, the stock fell to 320. ये लो भाई, शेयर क्रैश हुआ और कितने पे आ गया भाई साहब, 320 पे आ गया, मतलब 130 रुपए से प्राइस गिर गई। ठीक है भाई, सो 450 से 320, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया। सो द कंपनी हैव डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स। कंपनी क्या चाह रही है कि हम क्या इशू करेंगे, बोनस शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ every 5 shares you have, we'll give you 3 more shares. ठीक है, for every 5 shares आपको 3 shares और मिल रहे। Going ahead, next up is without any revenue income, the case was rejected and dismissed. अच्छा, अब इसमें क्या फाइल हो रही है भाई? A public interest was filed challenging the issuance of bonus share. Now, discuss the merit of the case and also condition of the issue. अच्छा, पहली बात, केस बिल्कुल सही डिसमिस हुआ है, केस बिल्कुल सही डिसमिस हुआ है। तो आपके आंसर में आपको पहले जस्टिफाई करना था, पर इसको डायरेक्ट जस्टिफाई करने से अच्छा था पहले आप ये बताओ कि कंडीशन फॉर बोनस इशू क्या होती है। अच्छा, कंडीशन ऑफ सबसे बोनस इशू है ना, ये सबसे टाइम पास क्वेश्चन है। अगर आपको चाहिए ना, तो मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता था। ये आपके चैप्टर 5 NCRPS का क्वेश्चन था भाई। तो भाई है ना, NCRPS आपको याद ही होगा, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब पे मैंने बात करी थी, वहाँ पे मैंने बोनस इशू की बात भी करी थी, और इवन यहाँ पे मैंने इसको चैप्टर 5 में भी डील किया है आपसे। तो इसका चैप्टर 5 में तो और प्रिसाइज आंसर पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं था। आपने बोला सर कंडीशन ऑफ बोनस इशू क्या है, आप बता दो। हमने बोला भाई कंडीशन ऑफ बोनस इशू बतानी थी पहले। क्या है कंडीशन ऑफ बोनस इशू? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज्ड होना चाहिए, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, देयर इज नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट, देयर इज नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉय, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉय। आपने कोई भी आपके ऊपर नो पेनल्टी ड्यू नहीं होनी चाहिए कोई, मतलब अगर आपके ऊपर कोई पैसे ड्यू थे तो आपको पहले वो पे करने। ऑल शेयर्स वर फुल्ली पेड अप, मैं मानता हूं आपने सही से लिखा होगा दैट नन ऑफ द शेयर्स वर पार्टली पेड अप एंड शुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑल शेयर्स वर फुल्ली पेड अप। बहुत ही बढ़िया, हो गई ना बस सारी कंडीशंस। आई थिंक बस ये थी, अगर एक आध कंडीशन में मिस भी कर गया तो मेरी सॉरी। और फिर आपको बताना था सोर्सेज ऑफ बोनस इशू। ठीक है, तो आपने बताई है भाई, वो फ्री रिजर्व्स, SPA, याद है ना, फ्री रिजर्व्स, SPA, इन सब में से आप लोग क्या दे सकते हो, बोनस दे सकते हो। तो इनके लिए तो कंपनी को कोई भी कहीं पे भी रोक सकता ही नहीं अगर कंपनी बोनस देना चाहती है। और अगर कंपनी ने बोनस दिया है, इसका मतलब है उसके शेयर होल्डर्स ने अलाउ किया, और शेयर होल्डर्स क्यों मना करेंगे भाई बोनस के लिए। सो इसमें जो आपने PIL फाइल की है वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी कहीं पे PIL जस्टिफाइड नहीं है। कंपनी के AOA में अगर लिखा था, स्पेशल रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया था और ये सारी चीज़ें पूरी की थी, तो वो बोनस इशू कर सकती थी, एंड ये आपको 5 नंबर दे के जाता। ठीक है एकदम। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही टाइम पास। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैन अप्लाई टू SEBI एंड डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज फॉर डीलिस्टिंग ऑफ इट्स यूनिट्स। मतलब दिस इज अ कंप्लीट डायरेक्ट क्वेश्चन। आप चैप्टर 3 के 1.5 पे आ जाए। ये डीलिस्टिंग ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की डीलिस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन है। ये मैंने मैराथन के अंदर, रीट के अंदर भी कवर किया था, और मैंने कहा था रीट और इसका एकदम सेम चलता है। सो अगेन दिस इज अगेन अ कंप्लीट पार्ट ऑफ योर मैराथन। ये बस इतने से पॉइंट लिखने थे और आपका आ जाता आंसर। अच्छा, अगर किसी को रीड करना हो तो आप बस इसे पॉज कर सकते हो और रीड भी कर सकते हैं। देयर इज नथिंग टू बी डिस्कस इन क्वेश्चन, सो आई विल बी रनिंग अहेड।
अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन एकदम टाइम पास है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग मच ओवर इट. नेक्स्ट है द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर इशुएंस ऑफ एडीआर एंड जीडीआर. चैप्टर 9 का क्वेश्चन है आपके. ठीक है, आप मेरे नोट्स के 9.8 पे जा सकते हैं. पहले दोस्त आपको ना इस आंसर में बताना था कि एडीआर जीडीआर क्या होता है. ठीक है, एडीआर जीडीआर आप सबको पता है ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. कोई भी कंपनी अगर भारत के बाहर निकलती है, अमेरिका के अंदर जाती है और वहाँ पे कोई डिपॉजिटरी रिसीट इशू करके पैसा रेस करती है, आप उसको बोलते हो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. कोई भी कंपनी भारत से बाहर निकलती है, देश के किसी भी कोने में जाके अगर सिक्योरिटीज इशू करती है, उसको आप बोलते हो जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. तो पहले अपने एडीआर जीडीआर बताना था. इसके लिए ना मैंने आपको एक पूरा प्रोसीजर सिखाया था कि लेट्स से इफ इट्स एन इंडियन कंपनी, वो पहले इंडिया के अंदर एक डिपॉजिटरी से टाई अप करेगी, एक डोमेस्टिक कस्टोडियन होगा. जनरली ये काम एक भी इंसान भी कर सकता है. वो बाहर जाएगा, एक ओवरसीज डिपॉजिटरी अपॉइंट करेगा. इंडियन कंपनी इसको शेयर्स दे देगी अपने, ये इनको अश्योरिटी देगा कि शेयर्स हमारे पास आ गए. इसको अश्योरिटी मत लिखना, इसको सिक्योरिटी बोलते हैं. सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे एंड बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी ये लोग यहाँ पे आपके शेयर्स इशू करेंगे, बट in the form of ADR and GDR, and this is nothing but the procedure of issuance of ADR GDR. ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो एक बार सिर्फ नोट्स में वापस से देख लेंगे. ठीक है, इशू ऑफ ADR GDR, यहाँ से बाहर जाना है. डिपॉजिट रिसीट्स कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटीज. फॉरेन डिपॉजिटरीज इशूज करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे. इशूअर में इशू परमिसिबल सिक्योरिटीज फॉरेन डिपॉजिटर्स फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग डिपॉजिट रिसीट्स. पूरा का पूरा एंड तक वही स्कीम है, बस इतना लिखना था. 5 नंबर घर पे लेके जाओ, सॉरी 3 नंबर घर पे लेके जाओ. ठीक है, ए नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन है वो, सो सॉरी. विद दिस वी फिनिश योर क्वेश्चन 3. ठीक है, अपन यार एकदम ऑन पॉइंट कंसाइज डिस्कशंस करने, क्योंकि पेपर लेंदी है यार. आप लोग कितनी देर बैठ के स्क्रीन पे देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 क्या है दोस्त? अच्छा, क्वेश्चन 4 इन लोगों ने कुल मिला के ना आपको एक बिल्कुल डायरेक्ट आपका किस तरीके से आंसर लिखते हो वो देखने के लिए किया. तो आई ट्राई कि मैं ना अभी पहले आपको एक क्वेश्चन समझा भी देता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि लिंक के अंदर इस पे ना एक आंसर लिख के आपको बता दूँ कि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोगों से. सो अचीविंग अ प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड sustainable Asia and the Pacific while sustaining its effort to eradicate extreme poverty. Justify the mission of Asian Development Bank in your own words. तो what they were trying to say is कि आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरा समझाना था, पूरा का पूरा एशियन डेवलपमेंट बैंक समझाना था, पर आपके अपने खुद के वर्ड्स के अंदर. तो अब वो कैसे समझाते, इस चीज़ के ऊपर सवाल उठना था. तो ना अगर आपको नोट्स में देखना हो तो ये कहाँ पे है? अरे 9th चैप्टर का ये पार्ट था, वापस से ओपन करते हैं. आप अगर देखें 9.25 में ना मैंने आपको पूरा एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रखा है. एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो आपको समझाना था भाई कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है. 67 मेंबर्स है, 48 ऑफ विच एशिया के हैं, पैसिफिक रीजन के हैं. इन लोगों ने किन किन एरियाज में काम किया है, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, ग्रांट देते हैं. इन लोगों ने भाई आज तक ये देखा है कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कैसे डायग्नोस करना है, एडवाइजरी सर्विस दी, अपने रिसोर्सेज मूव करते हैं, फाइनेंस करते हैं, ऑफिशियल लोगों को भेजते हैं, कमर्शियल काम करते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट सोर्स बनते हैं, हर जगह पे करेंसी में अलग अलग कंट्रीज की मदद करते हैं वर्ल्ड में, ताकि हर जगह पे डेवलपमेंट हो. पर वर्ल्ड में कहाँ पे इनका रीजन फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज एशियन डेवलपमेंट बैंक्स. तो इसको है ना आपके वर्ड्स में आंसर लिखना था. सो आई राइट वन आंसर फॉर यू गाइज. मैंने लिख दिया इस पे, और मान लेना कि आप जब इस लिंक को देखेंगे तब इस लिंक में मैंने इसके ऊपर भी एक आंसर आपको देना है. आराम से बैठ के पढ़ना, और इस तरीके का आंसर इज व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. और बस नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी ऑन योर ओन वर्ड्स आए ना तो इस तरीके से आंसर को लिखना जो मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको. ठीक है, सो आई एम राइटिंग क्वेश्चन 4 का जो ए है इन लिंक इन बायो. चलो भाई आ जाते हैं. बी क्या है भाई? अच्छा, अरे यार, एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर टू द पब्लिक इशू ऑफ रीट. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कहाँ से? रीट में. मैंने आपको ना
ये मैराथन के अंदर भी पढ़ाया था। रीड जिन लोगों को चाहिए वो वापस से जाके मैराथन में रीड देख सकते हैं, मेरा सबसे पहला चैप्टर था कवर करने वाला। इसके अगर आप लास्ट पेज पे आओगे ना रीड के, तो मैंने आपको दिया था ये रहा, व्हाट इज एन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो इस आंसर में आपको बताया स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कौन होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड हो, कोई कमर्शियल बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिन लोगों ने कितना मिनिमम 5% मैक्सिमम 25% इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, होल्डिंग बाय पब्लिक अदर देन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कितना होना चाहिए 25%, होल्डिंग बाय स्पॉन्सर मैक्सिमम कितना हो सकता है 70% और कम से कम कितना 5%। ये आपको बताना था स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए। प्लस अपने को इसने पूछा था इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हिसाब से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर क्या होता है दोस्त। तो पहले तो ये रीड का लिखना था, तो मैंने रीड का आपको बता दिया कि भाई 5% मिनिमम होल्ड करेगा आपके इसमें, मैक्सिमम 25% होल्ड करेगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इसको कुछ अलग से बताया नहीं गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में बोला गया एन एंकर इन्वेस्टर, एन एंकर इन्वेस्टर कैन वर्क लाइक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो आपको कंडीशन ऑफ एंकर इन्वेस्टर लिखनी थी, श्योर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं इसके। एक्सप्लेन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, प्लीज इसको डायरेक्ट चैप्टर 4 के अंदर जाके मेरे नोट्स में देख लें, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद जो लोग मॉड्यूल देख रहे हैं दैट इज पेज नंबर 130 ऑफ चैप्टर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज अगेन डायरेक्ट, explain the relevant applicable requirement as specified by SEBI for an issuer proposing to issue NCRPS to the public through online system of the stock exchange। डायरेक्ट आ जाए मेरे नोट्स पे, चैप्टर 11। ये आ गया प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ एनसीआरपीएस। आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होगा दोस्त, उसके बाद आगे क्रेडिट रेटिंग करवानी होगी, फिर आपको डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट में एंटर करना है। देखो इसने प्रोसीजर फॉर इशुएंस ही पूछा है एनसीआरपीएस का, ठीक है। इशूइंग प्रपोजिंग टू इशू एनसीआरपीएस द शेयर्स टू द पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज। पहला इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज से, दूसरा डिपॉजिटरी क्रेडिट रेटिंग, तीसरा डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट, फोर्थ एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करो, फिफ्थ अपना एक ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के साथ फाइल करो, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट करो, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक हिंदी न्यूज़पेपर में, उसके बाद प्राइस और अमाउंट बता दो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बता दो कितना चाहिए आपको एनसीआरपीएस में, एंड लास्ट अगर आप लोग को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो 8 दिन के अंदर रिफंड कर देना, 8 दिन के बाद अगर रिफंड किया तो 15% का जुर्माना लगेगा। ये आपको आंसर्स में डालना था, इस आंसर में डालना था अबाउट योर प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ एनसीआरपीएस। जिनको ये पढ़ना है वो आराम से स्क्रीन पॉज करें, रीड कर लें, एक सेकेंड। यस प्लीज आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं और इसको आराम से रीड कर सकते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट, भाई गेट बंद कर देना प्लीज। कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन? ई, हाँ भाई ई क्या है? एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच अ बैंक कैन ग्रांट नॉन फंड फैसिलिटीज टू कस्टमर्स। अच्छा अभी देखो, अच्छा अगर आपको चाहिए ना तो यार एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया आपसे, मैंने क्वेश्चन 4th का सी डिस्कस नहीं किया था ना। अच्छा सी के अंदर है ना, एक सेकेंड ना, खाली मेरे को एक सी का और आपको बताना है, मेरे दिमाग से उतर गया। इसने पूछा था एक्सप्लेन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा इसके अंदर करना क्या था, पहले क्वेश्चन सुन लो बाद में रीड कर लेना। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब एआईएफ, एआईएफ की 3 कैटेगरीज दी थी, याद है क्या? कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 हमेशा किसके अंदर इन्वेस्ट करती थी सर? कैटेगरी 1 इन्वेस्ट करती थी स्टार्टअप्स के अंदर, इसके बारे में बताना था। कैटेगरी 2 कौन सी होती है? जो 1 एंड 3 में इन्वेस्ट नहीं करती है, और ये लोग कभी भी बोरोइंग नहीं करते हैं, ये लोग कभी भी बोरोइंग नहीं करते हैं, they do not do borrowing and they do borrowing only for day to day functioning, only for day to day functioning।
श्योर है क्या? आ जाए आगे इसके। कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 के अंदर क्या हुआ? अच्छा, ये डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये 3 कैटेगरीज को आपको समझाना था। दैट वाज द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंडिंग। सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन था, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। Explain the condition under which a bank can grant non-funded facilities to customer. Non-funded facilities का मतलब क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ फाइनेंस। तो चैप्टर 8 के अंदर जाना, सिर्फ स्टार्टिंग में ही मैंने दिया है नॉन फंडेड तरीका। ये नॉन फंड फैसिलिटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंड बाय लेटर एंड बैंक गारंटी। बस ये बताना था आपको। लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी, उसका इंट्रोडक्शन, लेटर बाय स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, 3 नंबर खत्म। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आ गया आपका पार्ट बी। अच्छा, लिस्टिंग मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लिस्टिंग में डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कहाँ पे आंसर्स हैं, क्योंकि लिस्टिंग के अंदर कोई भी ट्रिक क्वेश्चन नहीं था। सो आई टेल यू फॉर दिस वी गो विथ पार्ट बी। वी शुड चेंज द कलर। पार्ट बी के अंदर अपन बात कर रहे हैं लिस्टिंग की। लिस्टिंग में पहला क्वेश्चन था, अगर कहीं डाउट होगा तो अपन करेंगे वो क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रेलेवेंट सेबी रेगुलेशन रिगार्डिंग प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज विच आर रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड मीटिंग्स वेयर सर्टेन प्रपोज्ड एग्जांपल फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फंड रेजिंग आर टू बी डन। ये सवाल है रेगुलेशन 29 ऑफ योर चैप्टर 13। डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन आपकी जेब में देखिएगा, 5 नंबर। सर वो क्या था? अरे वो 2 दिन पहले आपको बताना होता है, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 11 दिन पहले। सिर्फ और सिर्फ वो रिक्वायरमेंट्स आपको बताने थे। आप डायरेक्ट आ सकते हैं मेरे नोट्स में, चैप्टर 13, इसमें आप जाएं 13.10 पे। ये रहा। इसमें आपसे इसने पूछा था रेगुलेशन 29 प्रायर इंटरमेशन। तो देखो इसने क्या बोला था, एटलीस्ट 5 डेज क्लियर नोटिस कब देना है? फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात होती है जब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल। 2 दिन पहले नोटिस कब देना है? प्रपोजल फॉर बायबैक करने के लिए, वॉलंटरी डीलिस्टिंग करने के लिए, फंड रेजिंग बाय वे ऑफ राइट इशू, एडीआर, जीडीआर, फॉरेन करेंसी इंस्ट्रूमेंट, डेट इशूज, प्रेफरेंशियल इशूज। इन सब चीज़ों को आपको 5 नंबर दिलाता है, इतना सा रेगुलेशन 29। मैंने आपको अपने उस टाइम पढ़ाते वक्त भी सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कराया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट एंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू लिस्टिंग ऑफ डिपॉजिटरीज देयर ऑन। 14.8 पे आ जाओ। इंटरनेशनल लिस्टिंग 14.8, ये रहा आपका प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट। अच्छा, प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट क्या था? मतलब कुल मिला के आपका इनके नए वाले जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं ना, जो नई कंपनीज होती है उनके लिए। तो ये एक्चुअली ये कहाँ का पार्ट बन रहा है? नॉमिनेटेड एडवाइजर्स के साथ अपन आए। अपन ने क्या बोला कि जो भी इनोवेटिव स्पेशलाइज मार्केट है, किसके लिए? स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द इश्यूअर के लिए। इट फैसिलिटेट्स रेजिंग ऑफ कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ स्पेशलाइज्ड डेट सिक्योरिटीज टू प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स कौन हो जाते हैं? प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, इसीलिए इसको प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट बोला जाता है। Companies wishing to raise capital may do not without the additional cost of following a retail or equity regime. As a listed exchange, the professional securities market enable issuers to enjoy the benefit of flexible and pragmatic approach to regulatory requirements. So issuers of debt or DRs are not required to report historical financial reporting. मतलब पुराना क्या करके आए अपने को नहीं जानने का, आज की ही बात चलेगी। इसी का फायदा है प्रोफेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इसके बाद मैंने आगे PSM का आप लोग को इतना सा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर था जो अपने को फॉलो करना था, 5 नंबर घर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? If going public is a complex process, being public is all more complex as it assumes tremendous responsibility on the management and promoters of the company once listed. Comment on the statement. अच्छा, ये ना and the responsibility it imposes on the management in terms of procedure and complications. अगर आप देखो ना दोस्तों, ये अच्छा A और B में A है 13.10 पे मेरे नोट्स में, B है 14.8 पे मेरे नोट्स में। मैं ना अब C की बात करने जा रहा हूँ दोस्त। मैं ना आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। I'll change this color first. ठीक है एकदम। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। ये आंसर में आपको क्या पूछा गया था कि भाई आप है ना
पब्लिक से फंड्स रेस तो कर लेते हो, पर ये ना आपके ऊपर बहुत ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेट कर देता है। तो मतलब इधर आपको क्या क्या समझाना था कि ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, आप डिस्क्लोजर्स करो, आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाओ जो सारे के सारे इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करें, आप इन्वेस्टर्स को एडुकेट करो अबाउट देयर राइट्स, आप हर इन्वेस्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, आपका इन्वेस्टर को एक फेयर रिटर्न्स ऑफर करो, ठीक है। आप कभी भी सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट नहीं करोगे। ये सारे पॉइंट्स आपको बताने थे। दीज आर द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन यू गो डाउन टू पब्लिक। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मार्केट की इंटेग्रिटी हार्म होती है। कंक्लूजन में आपको बताना था कि अगर ये नहीं है तो मार्केट की इंटेग्रिटी हार्म होती है, और लॉस सिर्फ आपको नहीं, लॉस एंटायर मार्केट को है, क्योंकि ये इन्वेस्टर कभी भी कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेगा। दिस वाज द आंसर फॉर 5 मार्क। ये एकदम अपने मन से बताने वाला आंसर था। चैप्टर 13 में से आपको मल्टीपल क्लॉजेज मैंने बताए हैं, और वही चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी थी, पर इसमें कोई स्पेसिफिक क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं थी, आपके इंटरप्रिटेशन से मल्टीपल क्लॉजेज डालने थे आपको। ठीक है, मैंने ज़्यादा टाइम तो एग्जॉस्ट नहीं किया है। वी हैव डन विद 52 मिनट्स ऑफ ए लेक्चर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थोड़ा सा रश अप फास्ट नाउ, क्योंकि आप बहुत देर से इस वीडियो को देख ही रहे हैं। लो भाई, एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम लिस्टिंग इट्स सिक्योरिटीज ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लिक्विडिटी है, मार्केट में आपकी इमेज बनती है, लोग आपको एक बड़ी नज़र से देखते हैं, आपके पास एडिशनल पैसों का सोर्स आ गया है। तो इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट सेगमेंटेशन, कैपिटल नीड्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, वाइडर शेयर होल्डर बेस एंड अदर बेनिफिट्स जो होते हैं। बस ये 5 पॉइंट लिखने थे आपके लिए, 5 नंबर घर पे। ठीक है, मैंने आपके नोट्स के फर्स्ट पेज पे डाला है 14.1। तो मैं इसको डाल देता हूँ कि भाई डी का आंसर है 14.1 पे। अगर आप देखो तो आपके लिस्टिंग में 20 नंबर स्ट्रेट आपके चैप्टर 13 और 14 से थे। जो मैंने आपको कहा था कि मेजॉरिटी 13 14 ही होगी, ज़्यादा ध्यान इधर देना है, ज़्यादा सवाल उस तरफ से नहीं आएंगे जो चैप्टर्स अपन 15 और 16 बात कर रहे थे। क्वेश्चंस थे, पर देखना क्वेश्चन कहाँ पे थे ये वाले, ऑल्टरनेट क्वेश्चन में। अगर आप पार्ट ए अटेंड करते, मतलब पार्ट बी के फर्स्ट 4 क्वेश्चन अटेंड करते, इस पे कहीं भी 15 16 नहीं है। अगर तुम नीचे वाले को अटेंड करने जा रहे हो, क्वेश्चन 6A को, तब आपको क्वेश्चंस फेस करने पड़ते ये वाले, वरना आपके ऊपर कोई प्रेशर आता ही नहीं। ठीक है क्या? अब देखना, क्वेश्चन 5 के 20 नंबर श्योर हो गए। अब क्वेश्चन 6 में आपके पास एक क्वेश्चन 6 है और उसके बाद क्वेश्चन 6A है, और ये अपने चैप्टर का लास्ट पेपर का लास्ट डिस्कशन है। तो पहले चैप्टर क्वेश्चन 6 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 में अगर आप देखोगे ना, तो आपके सामने 2 क्वेश्चंस, मतलब 10 नंबर का पेपर बाहर से आ गया और 10 नंबर का अंदर से था। बाहर से मतलब चैप्टर 15 और 16 से पूछा था। और अगर आप लोग क्वेश्चन 6A देखोगे तो उसका फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ तीनों क्वेश्चन चैप्टर 14 और 13 से थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन चैप्टर 16 से आया था। मतलब कि अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो 35 मार्क ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम ओनली चैप्टर 13 एंड 14। जो मैंने आपको कहा था कि 15 16 इतना हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। 5 नंबर के लिए आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगी। सो वी कुड ड्रॉप डाउन दैट चैप्टर और एटलीस्ट डू इट इन द एंड, इज वॉट आई टोल्ड यू दैट टाइम, एंड आई स्टिल होल्ड बाय माई वर्ड्स कि आपको 15 16 की इतनी जरूरत नहीं थी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्वेश्चन 6 को अपन ज़्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ऑल्टरनेटिव ज़्यादा नहीं दिए गए। बट स्टिल मेरा फर्ज है एक बार के लिए आपको बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा। एक्सप्लेन द मैनर in which a listed entity before issuing securities shall obtain an in principle approval from recognized stock exchange। डायरेक्ट क्वेश्चन रेगुलेशन 28, आपके रेगुलेशन 28 का क्वेश्चन है भैया, चैप्टर 13 के। कौन से पेज पे जाना है सर? 13.10 पे चले जाओ भाई। तो मतलब उन्होंने रेगुलेशन 28 और रेगुलेशन 29 दोनों ही पूछे आपसे इस पेपर में। सो दे कुडंट गिव यू अ मच बेटर गिफ्ट देन दिस। ये आ गया आपका रेगुलेशन 28।
देख लीजिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल पे होना चाहिए। अगर कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है तो किसी एक जगह पे लिस्ट कराओ जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। आर लिस्टेड ऑन अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैविंग ट्रेडिंग टर्मिनल एज वेल एज ऑन अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नॉट हैविंग, तो सिर्फ उससे परमिशन ले लो जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। तो डू यू रिमेंबर रेगुलेशन 28 क्या था? पढ़ा दूं क्या यार? चलो रेगुलेशन 28 आपको पढ़ाई देता हूँ, ठीक है। अच्छा, रेगुलेशन 28 क्या बोल रहे हैं ना, आपको रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है उससे अप्रूवल लेना है इन प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या होता था? इफ यू रिमेंबर, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब होता था बिफोर द फाइनल अप्रूवल आप एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेते थे, इसी में मेजरली सारी चीजें चेक हो जाती थी, एंड में बस एक प्रोसीजरल पार्ट रह जाता था। तो इसने क्या बोला, हर एंटिटी अपने शेयर्स इशू करने से पहले, मतलब सिक्योरिटीज इशू करने से पहले एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेती है इस तरीके से, जहां पे वो कंपनी सिर्फ एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे है जो नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल रखता है, तो उन सबसे उसको अप्रूवल लेना है। जहां पे वो सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है किसी भी नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल पे, तो उसको वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा जहां जहां पे उसने प्रपोज किया है खुद के शेयर्स को लिस्ट करने के लिए। तीसरा वाला क्या है, वो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, और ये वहां भी लिस्टेड है जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है। तो ऐसे केस में सिर्फ जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है उससे अप्रूवल लेना था और किससे नहीं लेना। और लास्ट है, द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर सिक्योरिटीज इशूड पर्सुएंट टू स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट के केस में इन प्रिंसिपल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, खत्म। तो ये था आपका 5 नंबर स्ट्रेट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ऑफ आईपीओ एंड स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ये आपका चैप्टर 15 ऑफ द मॉड्यूल है जिसमें आप पेज 371 पे जा सकते हैं। अगेन इस पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, दिस इज जस्ट एन ऑप्शनल चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ जीडीआर ऑन यूरो एमटीएफ। चैप्टर 14 का क्वेश्चन है ये, मतलब इंटरनेशनल लिस्टिंग का। आप इसको चाहें तो 14.10 पे जाके देख सकते हैं। ये मेरा ऑनलाइन भी है ना, मैराथन के अंदर भी पढ़ाया हुआ है, प्लीज़ आप उसको देख लें। लिस्टिंग ऑफ जीडीआर ऑन यूरो एमटीएफ है। तो अगर आपको ये आपको समझ में ना आता हो तो आप प्लीज़ मेरे मैराथन में जाके देखिए, आपको मेरे लिस्टिंग वाले पार्ट में इंटरनेशनल लिस्टिंग के अंदर ये मिल जाएगा, मैंने उसमें पढ़ाया है आपको ये। श्योर इनफ? तो यहाँ पे आपके 5 नंबर नक्की हो गए, ठीक है। और क्या सवाल है भाई? सो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, चैप्टर 6 का ए इज ऑन 13.10, ये तो मैंने आपको पूरा ही पढ़ा दिया। बी है चैप्टर 15, ये आप मॉड्यूल में देख लीजिएगा, इट शुड बी ऑन 371 पेज। सी इट्स ऑन माई नोट्स 14.10, एंड डी वापस से चैप्टर 16 का क्वेश्चन है। अगर आपको देखना हो तो आप मॉड्यूल पे जाके पेज 402 पे देख सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन लोगों ने क्वेश्चन 6 नहीं अटेम्प्ट किया होगा, उन्होंने क्वेश्चन 6A अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ हैं जो ऑप्शनल चैप्टर्स में से आ गए हैं। दोस्त, हर बार इंस्टीट्यूट ऐसा करता ही है चेक करने के लिए कि भाई बच्चों ने ऑप्शनल चैप्टर देखा या नहीं देखा। बट अगर आप देखें तो क्वेश्चन 6A में आपको ये तकलीफ नहीं आएगी। क्वेश्चन 6A के 4 क्वेश्चन में से 3 वापस से चैप्टर 13 और 14 में से, सिर्फ एक ही ऑप्शनल चैप्टर में से है। तो मेरे बच्चों ने क्वेश्चन 6 से अटेम्प्ट किया होगा जिन्होंने मुझसे पढ़ा या फिर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा है। एंड आई थिंक कि अपन 5 नंबर स्टेक पे रख सकते थे, और वरना आपको 15-16 चैप्टर के अराउंड इतने पेजेस ज़्यादा पढ़ने पड़ते। तो दैट्स वाई पर्पसफुली डिड इट। एंड आई थिंक आगे की स्ट्रैटेजीज में मैं क्या करूँगा, 15-16 में से आज तक जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं अपन वो डिस्कस कर लिया करेंगे। सो द प्रेशर इज लो, एंड जो नए आने वाले वीडियो लेक्चर्स है उसमें 15-16 में से जो भी डायरेक्ट मुझे पॉसिबल आते हुए क्वेश्चन लगते हैं वो बना के डिस्कस कर लेंगे। उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप फाइनल का पेपर लिख रहे हो, मेरा काम है आपका टास्क सिंपल करना, कम से कम करना। 6A में आपका देखो भाई, पहला ही क्वेश्चन क्या है, आपका लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज का और यूरो एमटीएफ का चैप्टर 14। आप डायरेक्ट जाएंगे मेरे मैराथन पे, आपको जाके देखना है, मैंने वहां भी डिस्कस किया है। मेरे नोट्स में 14.9 पे इसको दिया है मैंने। ये बस एक पेज ऊपर, ये रहा पूरा का पूरा, लिस्टिंग ऑफ जीडीआर ऑन बीडीएल मार्केट। यही उसने पूछा था, बीडीएल मार्केट एंड यूरो एमटीएफ, पूरा का पूरा यही है, खत्म। लिस्टिंग ऑन यूरो एमटीएफ एंड बीडीएल मार्केट 5 नंबर का क्वेश्चन था। मैंने, अगर आपको ये नहीं आता हो और आपको लगता हो कि आपको ये समझना है, आप प्लीज़ मेरे मैराथन पे जाके इसको देखेंगे। इसमें मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है, इसीलिए वापस से नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे नोट्स के पेज नंबर मार्क करा रहा हूँ। इट वॉज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। दोस्त, बी क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन देखना बहुत ही बेहतरीन था।
गिव द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। चैप्टर 13 का क्वेश्चन, रेगुलेशन 58 मैंने आपके उसमें दिया हुआ है, रेगुलेशन 58 जाके देखना है। इसने क्या बोला, क्या एक नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल होल्डर्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। सो सच अ डायरेक्ट क्वेश्चन, 5 नंबर आपके घर पे ले गया। सो ये है चैप्टर 13, कौन सा रेगुलेशन है, डायरेक्ट नोट्स में जाके देखिएगा, रेगुलेशन 58 है, आपको ये 46 पेज में मिल जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन जो इस पूरे पेपर में मेरे नोट्स के बाहर था वो था ये। अच्छा, बाहर भी क्यों था, क्योंकि ऑप्शनल चैप्टर में से आया है, जो मैंने आपको क्लास में रीड करवाया था। बस इसके वीडियो लेक्चर्स में मैंने जब मैराथन पे गया था तब मैंने इसको नहीं किया था, बट क्लास में हर बच्चे को इसको मैंने रीड करवाया था। एबीसी इज अ कंपनी इंटेंडिंग टू इशू प्रेफरेंशियल शेयर्स टू राकेश बंसल, लिस्ट आउट द प्री इशू फॉर्मेलिटीज फॉर द प्रेफरेंशियल इशू। दिस इज अ चैप्टर 16 क्वेश्चन, इट इज ऑन पेज नंबर 390 ऑफ योर मॉड्यूल। आप आराम से देख सकते हैं। आई विल ट्राई कि इसके ऊपर भी मैं एक रिटन आंसर अपलोड कर दूं ताकि आप लोग को अच्छा लगेगा। सो आई विल ट्राई एंड अपलोड दिस एंड गोज द लास्ट पार्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नोमैड्स, चैप्टर 14। ठीक है क्या, नोमैड्स याद है क्या, नॉमिनेटेड एडवाइजर्स, बता दोगे थोड़ा सा। इट इज अबाउट नॉमिनेटेड एडवाइजर। अच्छा, ये कहाँ से आया भाई, ये एम के अंदर जब आपको खुद को रजिस्टर कराना होता है, सही है ना। एम कहाँ पे आता है आपका, लंदन स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ये गरीब कंपनियों का मसीहा है एम। वहां पे अगर आपको खुद को रजिस्टर कराना है तो आपको एक नॉमिनेटेड एडवाइजर की जरूरत होती है जिसको अपन नोमैड बुलाते हैं। अच्छा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दैट दिस नोमैड अंडरस्टैंड्स योर इशू। सेकेंड, वो आपके बिजनेस को समझे। थर्ड, हम मानते हैं कि उसके पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, श्योर इनफ। फोर्थ, अपन उससे एक्सपेक्ट करते हैं he should understand the company's vision and sentiments। अगर ये सारी चीजें समझता है तो वो एक अच्छा नोमैड है। सर कौन से पेज पे है आपके नोट्स में, नोमैड्स इज चैप्टर 14, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ गया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ये रहा। What is a nomad? Understand its business, appropriate experience, कंपनी का विजन शेयर करे, एंड रोल ऑफ एडवाइजर, आपके लिए ड्यू डिलिजेंस करेगा, प्रोवाइड करेगा गाइडेंस कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है, कंपनी को पब्लिक मार्केट में इमेज बना के देगा, एम के अंदर एडमिशन कराने में हेल्प करेगा, और अप्रोप्रिएट कंपनी को जो भी कुछ ज़रूरत है वो सारी चीज़ों में मदद करेगा, और एक रेगुलेटर से और कंपनी के बीच में जो बात करने का काम है वो ये रोल प्ले करता है। इसी का काम है नोमैड, और यही उसने बोला था रोल ऑफ नोमैड्स। तो आपको नोमैड बताना था, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, एंड उसके बाद थोड़ा सा रोल ऑफ नॉमिनेटेड एडवाइजर्स बताना था। 5 नंबर तुम्हारी जेब में। अच्छा, नोमैड कहाँ आता है उसके बारे में थोड़ा बताना था। अपन ने बोला था कि भाई एम के अंदर आता है, एम कम्स अंडर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इफ यू कैन सी इट्स एम आउट हियर, sure enough। And this my friends conclude your entire discussion on 100 mark paper of corporate funding। मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी इस पेपर को डिस्कस किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के इसको 2-2 घंटे देखोगे। सो आई जस्ट केप्ट इट शॉर्ट, अप टू द पॉइंट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जेन्युइनली मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें इस पेपर के अंदर। अगर इस पेपर को बताते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो आई एम वेरी सॉरी गाइज, एंड आई रियली विश कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करो। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस लेक्चर, एंड आई एंड दिस लेक्चर इन माय स्टाइल। आज के लेक्चर और आज के इस पेपर डिस्कशन में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।